आज हम एक प्रसिद्ध उपन्यास रेत की मछली पढ़ने जा रहे हैं, जो कांता भारती द्वारा रचित 1975 में प्रकाशित हुआ था। ऐसा मान्य है कि इन्होंने ये किताब अपने पति धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गए एक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों के देवता के जवाब में लिखी है। दरवाज़ा किसी ने ठकठकाया। ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी, इसलिए किसी का आना खल गया। कपड़े भी तो ठीक से नहीं पहन पाई थी। ऑफिस जाने की व्यस्तता और असमय आगंतुक के कारण मन क्षुब्ध हो आया था। दरवाजे पर चपरासी था। उसने बताया कि मेम साहब याद कर रही हैं। मेम साहब यानी श्रीमती डेविड, युवा महिला संघ की सेक्रेटरी। मन में खींच भर रही थी कि ऑफिस जाने के वक्त ही बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। जैसे तैसे कपड़े पहने और नीचे आई। मेज के पीछे से चश्मे में छिपी हुई आंखें उठाए बिना उन्होंने कहा, बैठिए। देखिए मैडम, मुझे ऑफिस जाना है। आप शाम को बात नहीं कर सकती? मैंने धीरे संभालते हुए कहा। बात यह है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं है और शाम तक हो जाएगी देर। अपनी आवाज़ को और मीठा बनाते हुए उन्होंने कहा, माय डियर चाइल्ड, बुरा मत मानना। इस संघ के भवन में तो केवल कुंवारी या विधवा लड़कियां ही रह सकती हैं। इसके सिवा दूसरे के लिए हमारे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो, महीने 2 महीने जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती तुम यहीं रहो। लेकिन मैडम, जब मैंने यहाँ प्रवेश लिया था मैंने इस बात को छुपाया नहीं था। और फिर अब तो मुकदमा भी शुरू हो चुका है। पिछले 5 साल से तो मैं बिल्कुल अकेले रह रही हूँ। जब मैं इस भवन में आई उस वक्त ऐसा कुछ बता दी थी। बात पूरी उन्होंने सुनी नहीं, बीच में बोल उठी, अब देखिए, उस वक्त हमसे गलती हुई। आपकी उस गलती के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैडम, आपके इस नियम में न्याय नहीं है, तर्क नहीं है। आप उन तमाम लड़कियों के बारे में क्या सोचती हैं जो कुंवारी तो नहीं है, फिर भी अपने आप को मिसलिखती हैं? आप जानती भी हैं उन्हें? उनके चेहरे पर तनाव झलक आया। कुर्सी पर सीधी बैठ गईं और थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखती रहीं। फिर बहुत सूखी हुई आवाज़ में बोली, डियर चाइल्ड, यू आर नॉट कंसर्न। मुझे लगा जैसे यहाँ निजी व्यवहार के रास्ते में एक अंधी गली है। शायद मेरे चेहरे पर गहरा असंतोष उभर आया। उस असंतोष को श्रीमती डेविड ने पहचान लिया, लेकिन उनके चेहरे का भाव बदला नहीं। अपने आप को नियंत्रित रखते हुए उन्होंने कूटनीति भरे स्वर में फिर वही बात दोहरा दी कि वे मजबूर हैं, और ये भी कि इस मामले में नियम बहुत साफ हैं। नियम बहुत साफ है? मेरा गुस्सा फूट पड़ा। यानी जो झूठ बोलकर नियम तोड़े वो सही है, और जो सच बोलकर वैसा ही करे वो अपराधी है। ये नियम नहीं, ढकोसला है। और भी जाने मैं क्या क्या उस वक्त गुस्से में कह गई। फिर इन शब्दों की क्या प्रतिक्रिया हुई ये पढ़ने की स्थिति में मैं नहीं थी। उनका कमरा छोड़ते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा। 1-2 महीने नहीं, 1-2 दिन भी ठहरना मैं अपना अपमान समझती हूँ। आपने नियमों का ज्ञान कराया, इसके आभारी हूँ। ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अंतःस्थल अस्त व्यस्त हो उठा था। मन इतना ज़्यादा उद्विग्न हो गया था कि ऑफिस जाने की इच्छा नहीं हुई। तेजी से अपने कमरे में लौटी और जो चीज़ हाथ आई उसे उठाकर बिस्तर पर पटकती चली गई। बिस्तर के ऊपर और आसपास फर्श पर चीज़ें बहुत बुरी तरह बिखर गईं। सच तो ये है कि क्षोभ की अभिव्यक्ति के सिवा ये भवन छोड़ने की तैयारी भी करनी है, ये मैं भूल गई। उधड़ गए बिस्तर के सिरे से एक नन्हा सा रुपहला फ्रेम चमक रहा था। फ्रेम के बीच में दिखाई देते काले सफ़ेद धब्बों के बीच अचानक एक कोमल चेहरा उभर आया। उस कोमल आकृति के उभरते ही जैसे खौलता हुआ क्षोभ धीरे धीरे बैठने लगा। क्षुब्ध मन आर्द्र हो आया, आंखों की कोर भी गीली हो आई। साहस नहीं हुआ कि रुपहले फ्रेम में मढ़ी हुई एक भोले चेहरे की वो तस्वीर हाथ में उठा लूं। क्षोभ का वो उबाल थम गया था, इसलिए धीरे धीरे बिखरा हुआ सामान एकत्र करती रही। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे जैसे मैं सामान इकट्ठा करती हूँ मन की गांठें बिखरती जाती हैं, जैसे एक कसी हुई रस्सी जिसका एक एक तार बिखरता जा रहा हो।
एक चीज़ के साथ जुड़ी किसी दूसरी चीज़ के अलग होते ही सब कुछ बिखरने लगा, सब कुछ टूटने लगा। प्रत्येकता केवल इसी एक शब्द के साथ बिखराव और टूटन की लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है। टूटन की इस अछोर कर्म में आज युवा महिला संघ के भवन से यह अलगाव भी स्वीकार करना होगा। दूसरा उपाय नहीं है। निरंतर अपने आप से लड़ती हुई अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी लड़ाई छेड़ दूँ, ये नहीं होगा। हाथ एक निश्चित दृढ़ता के साथ काम करने लगे। थोड़ी देर में संघर्ष के जीवन से धड़कते हुए इस कमरे में निष्ठान भाव वातावरण उतर आया। सामान अधिक नहीं था। उसे सावधानी से इकट्ठा करने के बाद मैं नीचे आई। फ़ोन श्रीमती डेविड के ही कमरे में था। एक क्षण ठिठकने के बाद बिना उनकी ओर देखे मैं फ़ोन की ओर बढ़ गई। उन्होंने भी संभवतः मेरी ओर नहीं देखा। कुमुद फ़ोन पर ही मिल गई। मैंने कहा कि उसे तुरंत यहाँ युवा महिला संघ पहुँचना होगा। कुमुद को आने में कोई 20 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे एक युग बीत गया हो। अभी वह टैक्सी से उतरी ही थी कि लपक कर मैं उसके पास पहुँच गई। मैंने कहा कि वह टैक्सी अभी जाने न दे। कुमुद कुछ पूछे कि इससे पहले मैं झपटती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान नौकर के बजाय खुद उठाकर किसी तरह लड़खड़ाती हुई टैक्सी के पास आई। कुमुद परेशान हो आई। मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा, घर चलो, वहीं सब कुछ बता दूंगी। छोटी सी कोठरी कहा जा सकता है उसे। एक बड़ी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर की मामूली सी कोठरी। अवसर दूसरा होता तो शायद मन से निकलता कि महलों से झोपड़ी में आ गई, लेकिन कुछ सोच न सकी। कुमुद की सहानुभूति से वह कोठरी बिना सजावट की ही सजाई थी, लेकिन फिर भी मन बहुत उद्विग्न होकर भटकने लगा। सामान खोल कर रखते हुए बार बार बरसों पहले का अपना वो घर स्मृति को छू जाता था, जिसे कभी मैंने और शोभन ने बड़े यत्न से गुलाब, पंसुतिया और नीलकमल उगा कर अपने हाथों से सजाया था। उसमें कैक्टस पर लताएं चढ़ा दी थीं। वह सुंदर सा घरौंदा था जिसे बड़े प्यार से सजाया था। वह घर सादा था लेकिन सुख से फूलता था। कहाँ होगा, कैसा होगा उस घर का सुख सौरभ। डाल से गिरे किसी पत्ते की तरह बरसों से मैं भटक रही हूँ, और आज अगर कुमुद का स्नेह मुझे अटका ना लेता तो किस अतल में ठहरना होता ये नहीं जानती। सहारा और साया, उसने कहा था कि वह जीवन भर मेरे लिए खड़ा रहेगा, मुझे छाया देगा। स्मृति के स्पर्श से मैं सिहर उठी, जैसे कोई किसी कटे हुए अंग के तंतु को छूकर हरे कर गया हो। बरसों के भटकाव के बाद कुमुद के स्नेह ने इस अंजुरी में ठहर कर मैं जैसे मोहाविष्ट हो आई। डूब डूब जाने लगी। झूठी वृत्त सड़ाओं से चमकती हुई दूर तक फैली रेत और रेत में उभरते झूठे साए। शायद अनहोनी घट जाए, शायद आज शाम मुझे कोई लेवाने चला आए, शायद ये विवश चरण उसके दरवाजे तक जाकर ठहर जाएं, शायद। इलाहाबाद में अस्तुरिया की बड़ी सड़क के किनारे एक नीला मकान। बालकनी में जूही से लतर को गालों से छूती हुई खड़ी होती हूँ तो धूप आंखों से टकराने लगती है। लतर की शीतल गंध हमारे नीले कमरे में धीरे धीरे नाचती है। उस नीले कमरे में जहाँ रूठी हुई यशप्रिया को उसका प्रियतम मनाता है। यशप्रिया घंटों उस बालकनी में खड़ी होकर उन आने जाने वालों को देखती, जिनमें से एक उसका अपना प्यार भी होगा। बालकनी से मकान के ठीक सामने दिखता है बड़े आंगन वाला लिपा पुता लेकिन सूना और उदास घर। खपरेल वाले उस उदास घर की दीवारों के बीच एक उदास औरत रहती है, विधवा औरत, रमण की विधवा भाभी। अक्सर देखा है कि रमण इस बालकनी की तरफ एकटक देखता है। शायद उस वक्त भी देखता है जब मैं शोभन के साथ घूमने जाती हूँ। पिता और बड़े भाई की अकस्मात मृत्यु के बाद घर का शायद वह एकमात्र सहारा था। बचपन में शोभन के साथ खेला था और कुछ दिनों पढ़ा भी था, लेकिन हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़कर उसे नौकरी करनी पड़ गई। आकांक्षाओं की राख की ढेरी सी विधवा युवती भाभी
और परिस्थितियों से विभिन्न रमण का वह उदास घर पास पड़ोस की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। जाने कितनी कल्पनाएं और कितनी कहानियां उन दोनों के साथ जुड़ गई थीं, लेकिन रमण के सामने भी उपाय दूसरा नहीं था। विधवा भाभी एक ऐसा सत्य थी कि जिसे वह अपने कंधे से उतार नहीं सकता था। भाभी के जीवन से बंधे अपने भविष्य के साथ ही साथ रमण शायद ये भी देखता था कि उसके सामने नीले घर में जो जीवन है, जो रस है, वह उसे झंझोड़ता है। कुंठाओं की मार से वह तिलमिला उठा, अंदर ही अंदर एक विकृत विद्रोह से भर उठा।